Good morning to all of you. This is the second lectures for class 9 civics. What is democracy and why democracy? कल हमने पढ़ा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इन सब के बारे में कल हमने बताया था आपको, यूनिवर्सल एडल्ट पेंशन के बारे में भी। एंड आज हम बताएंगे रोल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। तो ये सेकेंड लेक्चर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं। एनी डेमोक्रेसी इन ऑर्डर टू बी जेन्युइन शुड प्रोवाइड द गवर्नमेंट ऑफ द रूल्स विद इन लिमिट set by the constitution, law and citizen right. This is what exactly we mean by the rule of limit law. The rule of limit also involves equality before law, which means that each citizen has equal ability to seek and receive the justice. A democratic society should ensure that each citizen is equal before law. It would ensure that everybody has free access to the law. The legal system in democracy should also ensure equality before the law by defending common man against unjust legal order. The right of the citizens must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. The state has to take a step for protecting the right of minority. Every major decision has to go through a series of constitution to ensure the respect of the opinion of diverse social and political group. Our past experiences have shown that even holding regular election and popularity of the leader do not provide any guarantee for the democracy if the political system failed to provide some basic right to the citizens, such as right to think, right to freely express their opinion, right to form association, right to protest, right to political action. तो देखिए रूल थे, कुछ रूल ऑफ लॉ थे जिसको हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो लॉ बन जाते हैं उस लॉ को हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। कानून के सामने सभी लोग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, चाहे वो रिच हो, चाहे मिडिल क्लासेस के फैमिली के हो, चाहे पुअर हो। तो लॉ के कानून के सामने सब क्या होता है, बराबर होता है। जो आपके लीडर होते हैं, आप जिसको आप रिप्रेजेंट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं, उनका दायित्व तो बनता है कि वो आपके अधिकार को हनन ना करें, उसको पूर्ति करते रहें और आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा उजागर करें, ताकि जब मैटर ज़्यादा हाईलाइटेड होगा तो जल्दी से सुनवाई होती है उसके ऊपर। जब सुनवाई होती है तो क्लियर बहुत जल्दी हो जाता है। क्लियर का मतलब उसके ऊपर काम बहुत तेज़ी से होना शुरू होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी उसको केयर करता रहता है, अंडरटेकिंग में उसको रखता रहता है। अब देखिए तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें जिसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि राइट टू थिंक। देखिए हर एक इंसान को फ्रीडम है कि वो किसी के बारे में सोच सकता है, चाहे अपने बारे में सोचे, चाहे किसी के बारे में सोचे, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड के लिए हो, चाहे घर के लिए हो, चाहे किसी के बारे में एनी हाउ कुछ भी चीज़ वो थिंक कर सकता है, सोच सकता है। सोचने में किसी को कोई रुकावट नहीं है। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मत सोचिए, सोचिए, उसके बारे में विशेष रूप से गहन अध्ययन कीजिए ताकि वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। दूसरा पॉइंट है राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। सभी को अपना विचार रखने का अधिकार है, बिल्कुल है। सभी लोग अपना अपना विचार रख सकते हैं। किसी के सामने, किसी के समक्ष आप अपना बात रखिए
और आपको अपनी बात रखना आपके अधिकार के अंदर आता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ग्रुप बनाना भी आपका अधिकार है, ग्रुप बनाइए। राइट टू प्रोटेस्ट, देखिए अगर आपके अधिकार का हनन हो रहा है तो आपको अधिकार है ये कि आप अपने अधिकार को रोकिए प्रोटेस्ट के माध्यम से। राइट टू पॉलिटिकल एक्शन, राइट टू पॉलिटिकल एक्शन का मतलब अगर राजनीतिक वे से कोई मैटर हल हो रहा है तो उसको भी किसी लीडर के साथ मिलके राजनीतिक तरीके से उसको सॉल्व कीजिए। What we have tried to explain above can be easily understood with the help of Zimbabwe example. Ever since Zimbabwe attained the independence from the white minority rule in 1980, it has been ruled by the ZANU-PF party led by its leader Robert Mugabe. In all the action held since independence, this party has always been the winner. In fact, in spite of his popularity, Mugabe uses unfair practices in the election. The constitution of the country has been changed several times by his government to make the president more powerful but less accountable. Public protests in the country have been declared illegal. Television and radio are controlled by the government. Opposition party leaders are harassed. Those journalists of the newspaper are harassed who write against the government. The government has ignored even court judgment which went against it on different occasion. देखिए यहाँ पे तो विद्रोह वाली बात हो गई। जैसे जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है कि जिम्बाब्वे देश के अंदर जो एक पार्टी है जिसका नाम जानू पीएफ पार्टी है, इस पार्टी के जो मेंबर हैं, जो लीडर हैं, वही जीतते ही हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड तरीके से इलेक्शन कराया जाता है। अगर जजमेंट कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आता है अगर सरकार के एगेंस्ट में हुआ तो वो क्या करते हैं, उसको मानते ही नहीं हैं, उसका विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जो हमने कहा वही क्या है, फेयर है, जो मैंने कह दिया वो 100% क्या है, क्लियर है। तो यहाँ पे जिम्बाब्वे के अंदर जो इलेक्शन होता है तो वहाँ की गवर्नमेंट उसके जो पॉलिसीज़ पास होती है कोर्ट के द्वारा तो वहाँ की गवर्नमेंट उसको नहीं मानती है, सब अपने तरीके से रूल चलाते हैं। The above example of Zimbabwe is a pointer towards the fact that even the popular government can be undemocratic and popular leader can be autocratic. Regular elections are no guarantee for the democracy. The above discussion will help us in summarizing the definitions and broad features of the democracy. These are as follows. All the major decisions are taken by the ruler elected by the people in the constitution with other. Elections should be held regularly and be fair so that the citizen can change the ruler in case they are not satisfied with their performance. This opportunity should, through the right to vote, should be available to all on an equal basis. There should be a limit to authority of the government by the rulers of the constitution and right of the citizens. देखिए डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आफ्टर मेजॉरिटी वोट के बाद विन करके आते हैं, तो उन्हीं का लीडर जो है रूल करता है गवर्नमेंट, क्योंकि जनता के द्वारा वो इलेक्टेड करके आए हुए रहते हैं। तो डिसीजन वही ले सकते हैं, आम लोग नहीं लेते हैं। जो उनका लीडर होता है वही क्या करता है, डिसीजन लेता है। दूसरा जो है इलेक्शन जो है हमेशा होना चाहिए। जो टाइम पीरियड है उनका 5 ईयर्स 6 ईयर जो भी है टाइम पीरियड उनका, जिस देश का जितना टाइम पीरियड प्रेसिडेंशियल का या प्राइम मिनिस्टर का जो टाइम पीरियड फिक्स है, उस टाइम पीरियड पे क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। और इलेक्शन शुड बी फेयर नॉट फ्रॉड। इलेक्शन कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। स्वच्छ उसके अंदर स्वच्छता का
महक आनी चाहिए कि अगर इलेक्शन जो हुआ है वो क्लियर वे से हुआ है, उसमें फ्रॉड की कोई चांसेस नहीं है। और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव उठते हैं तो सभी का अधिकार है कि उनको वो उठ सकते हैं जो उनके पब्लिक है। डेमोक्रेसी के अंदर यही तो होता है कि जनता क्या करता है, अपने चॉइस से लीडर को चूज़ करता है, उसमें किसी के बहकावे में नहीं जाते हैं। अगर फ्रॉड तरीके से जाते हैं तो अलग की बात है, लेकिन इसके डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, चलिए देखते हैं टाइप ऑफ डेमोक्रेसी कितने टाइप्स के होते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है, तीसरा हो गया प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, चौथा हो गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पांचवा हो गया अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी, उसके बाद छठवां हो गया पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सेवेंथ हो गया इस्लामिक डेमोक्रेसी एंड एट हो गया सोशल डेमोक्रेसी। ये सब क्या है, ये टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी है। तो आइए देखते हैं एक एक चरण बाय चरण, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको आपको बताते हैं कि ये क्या क्या होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर देखिए क्या होता है। ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज व्हेन सिटीजन्स गेट टू वोट फॉर ए पॉलिसी डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेटिव और हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इफ द गवर्नमेंट हैज़ टू पास ए सर्टेन लॉ और पॉलिसी, इट गोज टू द पीपल, they vote on the issue and decide the fate of their own countries. The people can even bring up issues themselves as long as they have substantial consensus on the issue. Even taxes cannot be raised without the public support. देखिए यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर जो सिटीजन्स होते हैं वो पॉलिसी जो डायरेक्टली जो पॉलिसी जो बनी रहती है उसके आधार पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। और चूज़ करने के बाद जो उनके लीडर्स बनते हैं वो क्या करते हैं, उनके पॉलिसी जो बनी रहती है उसके आधार पे वो वर्क करते हैं। जो भी टैक्सेस निर्धारित किए जाते हैं उसी टैक्सेस पे दिया जाता है, उससे अधिक टैक्सेस जो है जो बताए रहते हैं कि हाँ हम इतना टैक्स लेंगे, उतना ही टैक्स इसके अंतर्गत दिया जाता है। उससे ज़्यादा उसके रिप्रेजेंटेटिव या लीडर जो होते हैं वो रेस नहीं करते हैं, वो बढ़ाते नहीं हैं। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर आया। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर देखिए क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ व्हेन पीपल चूज टू वोट फॉर हु विल रिप्रेजेंट देम इन ए पार्लियामेंट। देखिए यहाँ पे कि जो पार्लियामेंट को जो रिप्रेजेंट करता है उसी को इसके अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट वे से वोट दिया जाता है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर ये नहीं था, उसके अंदर कोई इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेटिव या हाउसेस नहीं थे, लेकिन इसके अंदर क्या थे, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेटिव और हाउसेस हैं। क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे से जो रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट को, रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं को क्या किया जाता है, वोट दिया जाता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ए डेमोक्रेसी फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये जो है पूरे देश के अंदर इसी को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। इट्स emphasis lies on the protecting the right of not only the majority of the people in the state but also minority। इसके अंदर क्या होता है कि सभी को देखा जाता है, चाहे वो मेजॉरिटी के लोग हों चाहे माइनॉरिटी के हों। जैसे कि आप वोट दिए हैं तो सिर्फ मैं आप ही को नहीं देखूंगा, जो वोट नहीं दिए हैं उनको भी मैं देखूंगा। इसमें सभी को क्या होता है, बराबर की नज़र से देखा जाता है, इक्वालिटी के लेवल से देखा जाता है। तीसरा हो गया प्रेसिडेंशियल। जैसे ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, और ये जनरली आपका भारत और यूएसए के अंदर फॉलो किया जाता है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, अंडर ए प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी द प्रेसिडेंट ऑफ ए स्टेट हैज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर ओवर द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के अंदर इसमें प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास पूरा टोटल क्या होता है, पावर होता है। He she is either directly or indirectly elected by the citizens of the state। उस राज्य के या उस कंट्री के लोगों के द्वारा, चाहे डायरेक्ट वे से या इनडायरेक्ट वे से, इनको क्या किया जाता है, इलेक्टेड किया जाता है। द प्रेसिडेंट एंड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट
liable to the legislature but cannot under the normal circumstances dismiss the legislature entirely. Similarly, the legislature cannot remove the president from his or her office either unless the case is extreme. In a presidential democracy, the head of the state is also the state of the head of the government. Countries like USA, Argentina and Sudan employ this kind of democracy. प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जनरली आपका कहाँ कहाँ फॉलो करता है, किस किस देश के अंदर? यूएसए में होता है, अर्जेंटीना में होता है, सूडान में होता है। इस कंट्री के अंदर क्या होता है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। डायरेक्टली जो लीडर्स होते हैं उनको इसके अंतर्गत डायरेक्टली हटाया नहीं जाता है जब तक प्रॉब्लम जो है ज़्यादा सीरियस ना हो जाए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखिए, ए डेमोक्रेसी डैट गिव मोर पावर टू द लेजिस्लेचर। तो देखिए लेजिस्लेचर को, विधायकी को जो जितना ज़्यादा मैक्सिमम पावर देता है वही इसके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंतर्गत आते हैं। द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस डिराइव इट्स डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी ओनली फ्रॉम द लेजिस्लेचर। द पार्लियामेंट, दैट इज पार्लियामेंट, द हेड ऑफ द स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो स्टेट का हेड होता है वो सरकार के, जो केंद्र में सरकार रहती है उससे क्या होता है? अलग होता है। एंड बोथ हैव वेरिंग डिग्री ऑफ पावर, और दोनों के पास अलग अलग क्या होता है? पावर होता है। हाउएवर इन मोस्ट केसेस द प्रेसिडेंट इज आइदर ए वीक मोनार्च, यूनाइटेड यूके में देखिए, या सेरेमोनियल हेड जैसे इंडिया के अंतर्गत हो गया। तो ये सब जो होते हैं इनकी जो पावर होती है, चाहे स्टेट का अलग पावर होता है और सेंटर का अलग पावर होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंतर्गत। ऑथोरिटियन डेमोक्रेसी क्या होता है? दिस इज व्हेन ओनली द एलाइट्स आर ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस। द इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट आर अलाउड टू वोट फॉर देयर चूजन कैंडिडेट बट रेगुलर पीपल कैन नॉट एंटर द इलेक्शन। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, जो हर एक स्टेट का उन्हीं को वोट करते हैं जो कि कैंडिडेट को चूजन किया जाता है, मतलब कि जिस कैंडिडेट को वो लोग रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में रखते हैं, लीडर के रूप में फॉर्म में रखते हैं, लेकिन उसमें रेगुलर पीपल होना चाहिए जो वोट देते रहते हैं। डायरेक्टली वो इलेक्शन में नहीं एंटर कर रहा है, मतलब वो पहले से ही वो क्या है, उठता आ रहा होगा चुनाव, मतलब चुनाव लड़ रहा होगा। Therefore, in the end, it is only the ruling elite decide on the various interests of the state population. Modern day Russia under Vladimir Putin is a classic example of this type of governments. Even Hong Kong generally fall under the same category. जैसे कि रसिया के अंदर होता है, अभी व्लादिमीर पुतिन को वो उसके लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंशियल बना दिया गया, लेकिन 2036 तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे रसिया के। उसी तरह हांगकांग के अंदर क्या होता है, ऑथोरिटियन डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है, और रसिया के अंदर भी यही चीज़ फॉलो किया जाता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एन ऑथोरिटियन डेमोक्रेसी, मतलब कि ऑथोरिटियन डेमोक्रेसी का जस्ट क्या है, ये उल्टा है। कौन? पार्टिसिपेटरी democracy. There are different type of participatory democracy, but all of them yearn to create the opportunity for all the member of a population to make the meaningful contribution to the decision making process. इसके अंतर्गत जितने भी रिप्रेजेंटेटिव उठते हैं तो वो लोग सोचते हैं, चाहे अपोजिशन के हो चाहे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो, तो सब लोग सोचते हैं कि हम जो है हम डिसीजन मेकिंग करते रहें, मतलब जो हम बता दें वही क्या हो, मेजर डिसीजन हो। Islamic democracy, this form of democracy seeks to apply the Islamic law to the public policies, मतलब ये इस्लाम के लिए लॉ बनाया जाता है पब्लिक पॉलिसीज के इंटरेस्ट में, while the simultaneously maintaining a democratic framework. Islamic democracy has three main characteristics, तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, महत्वपूर्ण तीन बातें होती हैं। देखिए कौन कौन सी। फर्स्टली द लीडर आर इलेक्टेड बाय द पीपल,
इसके जो इस्लामिक डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जो लीडर होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। सेकेंडली, एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द शरिया लॉ, और शरिया लॉ को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग द लीडर को भी क्या करते हैं, उस लॉ को फॉलो करते हैं। और तीसरा जो है, लीडर मस्ट कमिट टू प्रैक्टिसिंग सूरा, ए स्पेशल फॉर्म ऑफ कंसल्टेशन प्रैक्टिस बाय द प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा ये स्पेशल फॉर्म ऑफ कंसल्टेशन है, जिसको मतलब कि जो फॉलो करते हैं सूरा, उसी को, चाहे वो लीडर हो चाहे वहाँ के पब्लिक हो, वही सब क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें थी इस्लामिक डेमोक्रेसी के अंदर। द ओनली कंट्री डैट फुलफिल दिस 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईरान, ये इस टाइप के जो देश हैं जो ये तीनों बातों को, जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं, जिसमें से ईरान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, मलेशिया है। अदर इस्लामिक कंट्रीज सच ए सऊदी अरबिया फिट द बिल ऑफ ऑथोरिटेरियन रेगिम्स बेटर देन दैट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ऑथोरिटेरियन रेगिम जो सऊदी अरबिया है इस तरह के फॉलो करता है, लेकिन ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड मलेशिया जो है इस्लामिक डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। सोशल डेमोक्रेसी एम एट एम्पावरिंग द स्टेट ओवर द मेयर whim of the neoliberal market. The state can increase its expenditure by providing the alternative to overpriced private ventures. It may focus on providing the free education or free health care so that the people don't have to depend on profit making कॉपरेशन। देखिए ये जनरली जो सोशल, ये सोसाइटी के समाज के लिए होता है, जहाँ पे लोगों को फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, मेडिकल फैसिलिटी मिले, उन सब चीज़ों को ये क्या करता है, देखता है। ये प्राइवेट में जहाँ पे इसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ टैक्सेस ना देना पड़े, कम पैसे में काम हो जाए, वहाँ पे ये सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है, चलता है। वाई डेमोक्रेसी इज़ पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी ज़्यादा है, इतना पॉपुलर क्यों है सरकार बनाने में? ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी। कंट्री दैट वेयर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर नॉट एडॉप्टिंग द डेमोक्रेसी। डस इट मीन दैट द डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? We should not accept the something just because it is a famous as form of government. Democracy has its own limitation. If we take the case of India, even after more than half a century of a working of democracy, there is so much of poverty in the country. Farmers are committing suicide. Larger number of our population remain unemployed. We have seen our political leaders fighting among themselves. There is a lot of corruption. Sometimes we feel that there is no one who really care for the country. देखिए डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर अपना खुद लिमिटेशन है कुछ। जैसे कि अगर भारत के अंदर हम लोग देखते हैं तो इस आधा से ज़्यादा समय गुजर जाने के बाद जो डेमोक्रेसी के अंदर ये चलता हुआ आ रहा है, जैसे कि जब से हमारा इंडिपेंडेंस हुआ है तब से हमारा जो चुनाव है लोकतंत्र के हिसाब से ही हुआ है। जैसे कि हम लोग देखते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो देश होता है जहाँ पे पॉपुलेशन लार्ज अमाउंट में होते हैं वहाँ पे पॉवर्टी भी होता है। फार्मर, अगर जनता पब्लिक ज़्यादा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम जब पॉपुलेशन होगा तो वहाँ पे गरीबी जाहिर सी बातें होगी, क्योंकि हर एक चीज़ हर एक पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंच नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं गरीबी भी आपको दिखाई देता है भारत के अंदर। गरीबी के साथ बहुत से फार्मर आप देखते होंगे सुसाइड भी कर लेते हैं। बहुत से लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिसे अभी कोरोना का जो समय चल रहा है, रोटी के लिए भी क्या है, लाले पड़े हुए हैं। क्यों? अगर यही पॉपुलेशन हमारा कम रहता, हमारे देश के अंदर अगर पॉपुलेशन कम रहता तो हम लोग टेस्टिंग बहुत ज़्यादा अमाउंट में करवा सकते थे और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता, और हमें नंबर ऑफ़ पेशेंट भी मिल जाते
हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हो, उनको क्योर भी किया जाता। लेकिन अभी क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के नाते मेडिकल फैसिलिटी कम उपलब्ध है, लेकिन सरकार भी इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई खाने के लिए भी क्या कर रहा है, मर रहा है। लेकिन सरकार कोटेदारों के द्वारा जो राशन, सरकारी राशन होता है, उसके माध्यम से सरकार जनता के अंदर गांव में, छोटे छोटे विलेजेस में जहां पे राशन नहीं पहुंच सकता है, वहां पे राशन भी पहुंचा रहे हैं। तो सरकार अपना काम कर रहा है, अपने लेवल पे काम कर रहा है, जितना काम करना चाहिए उससे ज़्यादा वो उम्मीदों से ज़्यादा कर रहा है। तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और उसको फेस करना हमारा फ़र्ज है, हमारा कर्म है। समटाइम्स वी फील दैट देयर इज़ नो वन हु रियली केयर फॉर द कंट्री। कभी कभी लगता है कि अगर नेता लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं अपने कुर्सी के लिए, तो लगता है कि कोई हमारे देश को, हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है। वो सोचते हैं कि बस कुर्सी ही हमारा जन्मदाता है। तो आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, देखिए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अगर पॉलिटिकल सही तरीके से ना हो, राजनीतिक इनस्टेबल हो, स्टेबिलिटी ना हो, तो दिक्कतें आना शुरू हो जाता है। वो लोग आपस में भिड़ते रहेंगे, हम लोग की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो है पॉलिटिकल जो इनस्टेबल अगर रहता है, जो राजनीतिक अस्थिर रहता है, तो वहाँ पे दिक्कतें आना शुरू हो जाता है जनता के अंदर। अननेसेसरी डिले, अगर कोई काम है आपका, उस काम आपके गांव का कोई भी, जैसे सड़क बनवाना है, सरकार आ गई है सेंटर में, मतलब केंद्र में सरकार स्थापित हो गई है, काम के अंदर आप सरकार को अपना दरख्वास्त जो है दे रहे हैं कि सर हमारे गांव में रोड बननी है, और रोड पूर्ति नहीं हो पा रहा है, सरकार जो है डिले करते जा रहा है, तो कामों के अंदर क्या होता है, डिले होते रहता है। लैक ऑफ मोरालिटी, लैक ऑफ मोरालिटी का मतलब ये होता है, लीडर टेक इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब पावर ऑफ देयर ओन सेल्फिश नीड। मतलब इन ये सब पॉइंट है जहाँ पे हमको अपने रिप्रेजेंटेटिव से लड़ना चाहिए कि हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, उसको पूर्ति कीजिए। तो अगर जो लीडर बन जाते हैं डेमोक्रेसी के माध्यम से, जो रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि बस वो अपने सेल्फिश, अपने स्वयं के लिए बस सोचना शुरू कर देते हैं। रॉन्ग डिसीजन, कभी कभी गलत डिसीजन लीडर के द्वारा अगर ले लिया जाता है तो दिक्कतें होना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। करप्शन, देखिए अगर सिस्टम के अंदर, जैसे पहले, अब तो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं है। अगर करप्शन रहेगा, पहले कि अगर कोई काम कराने जा रहे हैं सरकारी ऑफिस में, सरकारी दफ्तर में, तो बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता था। कर्मचारी कहता था कि कुछ खिलाओ पिलाओ, सीधे बोलता था। लेकिन अब क्या है कि काम भी अगर फेयर तरीके से कागज़ के अंदर सही रहेगा तभी आगे प्रोसीड भी हो पाएगा। तो इसमें क्या है, अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव सही रहे तो वर्कर्स अपने आप क्या होते हैं, सही हो जाते हैं। डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, कभी कभी क्या होता है, सोसाइटी के अंदर डिवीज़न होना शुरू होता है। जो हमारे पॉलिटिकल्स लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, सोसाइटी को अलग अलग करना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पे भी सोसाइटी, समाज के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व आपको मिलेंगे कि वो उस पार्टी का बिलोंग करता है, वो इस पार्टी का बिलोंग करता है, ये उस पार्टी का। भाई सभी का विचारधारा सेम नहीं होता। भाई सोचने के अधिकार तो सभी को है, लेकिन सभी का विचारधारा जो है सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे विखंडन होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। फ्रीक्वेंट चेंजेस, जब आप देखेंगे कि जब पॉलिटिकल वे से अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंजमेंट होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव जीत गया मेजॉरिटी वोट से, तो उस पार्टी के जो मेंबर रहेंगे उनका बोलबाला कुछ अलग ही रहता है। तो उनका जो चेंजमेंट है, जो लोअर पार्टी के जो, और जो जिसका माइनॉरिटी पार्टी के जो लोग रहेंगे वो सब क्या करेंगे, मेजॉरिटी वाले उनको थोड़ा सा
हीन भावना से देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि अब हमारी बात जो है सुनी नहीं जाएगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट होना शुरू हो जाता है। ये यहाँ तक आप पढ़िएगा। आज मैंने आपको पढ़ाया पेज नंबर 195 टू 197 इन सेकेंड लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क आवर स्कूल व्हाट्सएप नंबर, दैट इज़ 8576879375। सिविक्स में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेरी को भेज सकते हैं। थर्ड लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।